शूटिंग में मैंने 4 बार नेशनल खेला हुआ है, प्री नेशनल भी बहुत बार खेले हैं, स्टेट भी खेला है। मैं अदर स्टेट में उत्तराखंड से भी ट्रैप खेली हुई हूँ, ट्रैप भी मैंने किया था 12 बोर। और नेशनल के बाद मैंने इंटरनेशनल ओपन से खेला था, उसमें मेरा 2018 में गोल्ड मेडल है। आया हाँ था। जी। और जो यहाँ किसान आंदोलन की अगर मैं बात करूँ, इस संघर्ष को, इस सफ़र को मैंने अपने अकेले तय किया है, लेकिन जो मुझे सपोर्ट रहा है वो आम किसानों का सपोर्ट और मीडिया वालों का बहुत सपोर्ट रहा है। मुझे मंच से जब बोलने नहीं दिया गया, मुझे इनफैक्ट यहाँ तक ये भी कह दिया था कि आप बॉर्डर पे नहीं आएंगी। मैंने कहा कौन ऐसी शख्सियत है जो हमको बॉर्डर से रोकेगा? किसी के बाप का बॉर्डर नहीं है, किसी की बपौती नहीं है। और ये मंच संयुक्त मोर्चे देश के किसानों का मंच है, क्योंकि गांधी जी ने कोई मंच नहीं बनाया था, जी जी। नेहरू जी ने उस समय कोई मंच नहीं बनाया था, शहीद आजम भगत सिंह, सुभाष और झांसी की रानी ने कोई मंच नहीं बनाया था। हम लोगों ने उनको पढ़ा है। तो जहां आप खड़े हो जाओगे वहां मंच बन जाएगा, क्योंकि इस राजनीति में और उस दौरान बड़े बड़े मंच हमने गिरते हुए देखे थे। शूटिंग में और कहाँ-कहाँ आपने खेला और कहा जब गोल्ड मेडल जीता तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? शूटिंग में मैंने 4 बार नेशनल खेला हुआ है, प्री नेशनल भी बहुत बार खेले हैं, स्टेट भी खेला है। मैं अदर स्टेट में उत्तराखंड से भी ट्रैप खेली हुई हूँ, ट्रैप भी मैंने किया था 12 बोर। और नेशनल के बाद मैंने इंटरनेशनल ओपन से खेला था, उसमें मेरा 2018 में गोल्ड मेडल है। आया हाँ था। जी। जब आपका मैं और आगे का संघर्ष पढ़ता हूँ, उसमें बात करते हैं तो जब राजनीति के परिवेश में हम लोग आ जाते हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं और भी उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं के साथ आपकी बातचीत जारी रहती है और संघर्ष में आप दिखाते हैं। जब किसान आंदोलन की तरफ मैं रुख मोड़ता हूँ तो राकेश टिकैत के साथ आपकी बातचीत किस तरीके की रही है? देखिए, मेरी जो बातचीत है उनके साथ में सिर्फ़ इतनी है, अंकल नमस्ते, नमस्ते बेटा, अंकल ठीक है आप? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? बस क्या आपको आशीर्वाद। बढ़ाने में या आपको किसान आंदोलन में भागीदारी में क्या उनकी कोई भूमिका रही है इस तरीके नहीं, की? उनकी कोई भूमिका नहीं रही। और जो यहाँ किसान आंदोलन की अगर मैं बात करूँ, इस संघर्ष को, इस सफ़र को मैंने अपने अकेले तय किया है, लेकिन जो मुझे सपोर्ट रहा है वो आम किसानों का सपोर्ट और मीडिया वालों का बहुत सपोर्ट रहा है। उनके साथ में मैंने इस सफ़र को तय किया है। और बाकी जो एक सपोर्ट होना चाहिए कि बेटी है, कोई बॉर्डर पे आ रही है, तो इस तरीके का सपोर्ट नहीं रहा। और कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिनको मैं आज भी भली-भाँति जानती हूँ, आज भी पहचानती हूँ, जिन लोगों ने मुझे बड़ा मतलब हैरेस किया मुझे, कि मैं बता नहीं सकती यहाँ पे कि क्या-क्या मैंने वहाँ पे बॉर्डर पे झेला है। तो अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो हो सकता है आत्महत्या ही कर लेती। इतना मुझे सेक्सुअली हैरेसमेंट किया गया। लेकिन उससे क्या है, हमेशा जब आप किसी को स्प्रिंग को आप दबाओगे, जैसे स्प्रिंग को आप दबा रहे हो, छोड़ोगे तो वो बहुत ऊँचा बहुत जंप ऊँचा करती जाती है। है। तो ऐसे ही रहा वो है। आज हमें देखने को ही मिल रहा है आपके संघर्ष से और तमाम चीज़ों से। मैं एक इसी किसान आंदोलन का एक प्रकरण हुआ था जब मंच से आपको नीचे उतार दिया गया था उसके बाद, वो प्रकरण पूरा क्या था जनता के बीच में? वो काफ़ी सवाल मेरे पास उसको लेकर आए। जी, देखिए जो वो प्रकरण था वो ये था कि एक छोटे से गाँव से किसान नेता, क्योंकि किसान नेता की जो छवि है वो सिर्फ पुरुषों की है, महिलाओं की इस लेवल पर नहीं रही है। और महिलाओं को सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने के लिए, रोटी बनाने के लिए बुला लेते हैं लोग, ठीक? तो वो किसान नेता, और वो भी एक बुलंदशहर से, वो भी लड़की, इतनी कम उम्र की। तो वो जो छवि थी वो लोगों को अंदर पचती नहीं थी। तो मंच पे ये कह दिया गया कि पूनम पंडित जो है मंच पे नहीं आएँगी, मंच पे नहीं बोलेंगी गाज़ीपुर बॉर्डर के। तो वो आज भी मुझे याद है, महिला दिवस पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मुझे सुनने के लिए आई, लेकिन वही जलन, क्योंकि उन्होंने अपना जलना शुरू रखा, मैंने अपना जलवा कायम हमेशा रखा है। तो उन्होंने मुझे सुनने के लिए, वो लोग आए, तो दीदी आप कब बोलोगी, दीदी आप कब बोलोगी? पता चला कि मंच से पूनम पंडित को नहीं बोलने दिया जाएगा। तो मैंने कहा हम भी पूछना चाहते हैं कौन ऐसी शख्सियत है जो रोक रही? पूरा संयुक्त मोर्चा रोक रहा है। मैंने कहा संयुक्त मोर्चा किसी को रोकता ही नहीं है, सिर्फ एक यूनियन के लोग जिनको मैं भली-भांति जानती हूँ, आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं। बशर्ते ये है, ठीक है राजनीति है, हम ये नहीं चाहते थे, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें उस समय ओपन करती थी, बहुत सारे वो रिकॉर्डिंग जिनमें ये कहा गया कि तेरा बलात्कार कर देंगे, तू बॉर्डर पे आएगी। तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग आज भी मेरे लैपटॉप में सेव है, मेरे वकील के पास में सेव है। तो मैंने उसको ओपन इसलिए नहीं करा क्योंकि किसानों का जो विश्वास है कहीं वो टूट ना जाए। क्योंकि एक व्यक्ति की अगर आप छवि को दिखाना चाहते हो दुनिया के बीच में, तो उस समय किसान आंदोलन से वो सारी चीज़ें जुड़ी थी, तो पूरा देश का किसान बदनाम उस समय हो जाता। तो इसलिए मैंने वो चीज़ें जो है सिर्फ संजो करके सजा करके रखी हुई हैं, सेव करके, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर कब ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है जब कुर्सी की लड़ाई वाला मामला हो जाता है। तो 8 मार्च को महिला दिवस था, मुझे मंच से जब बोलने नहीं दिया गया, मुझे इनफैक्ट यहाँ तक ये भी कह दिया था कि आप बॉर्डर पे नहीं आएंगी। मैंने कहा कौन ऐसी शख्सियत है जो हमको बॉर्डर से रोकेगा? किसी के बाप का बॉर्डर नहीं है, किसी की बपौती नहीं है। और ये मंच संयुक्त मोर्चे देश के किसानों का मंच है, इस पे है ना आप नहीं रोक सकते किसी को। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक बात घर करती थी कि अगर आप सही हैं, क्योंकि गांधी जी ने कोई मंच नहीं बनाया था, जी जी।
नेहरू जी ने उस समय कोई मंच नहीं बनाया था, शहीद आजम भगत सिंह, सुभाष और झांसी की रानी ने कोई मंच नहीं बनाया था, हम लोगों ने उनको पढ़ा है। तो जहां आप खड़े हो जाओगे वहां मंच बन जाएगा, क्योंकि इस राजनीति में और उस दौरान बड़े बड़े मंच हमने गिरते हुए देखे थे, जिन मंचों पर बड़े बड़े नेता बोलते थे वो मंच उस दौरान बड़े बड़े गिरते हुए थे देखे थे। तो जहां आप खड़े होंगे, सच की बात रखेंगे, जनता की बात रखेंगे, तो वही मंच बन जाएगा। और होता भी ऐसे ही था, सैकड़ों की संख्या में बॉर्डर पे सिर्फ ये देखने आते थे कि कौन है वो लड़की। उसी किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान मर गए, या आप कहें कि सरकार शहादत हो द्वारा गई। शहादत हो गई उनकी। तो उन 700 किसानों का जो आरोप है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी प्रकार का दुख उनके अंदर आपको दिखाई देता है? पूरी सरकार के अंदर कोई ऐसी भावना दिखाई देती है? आज भी किसानों के साथ सरकार खड़ी है? देखिए, उससे ज़्यादा जो बड़ी चीज़ है संदीप जी, मैं आपको ये कहूँगी कि जो अगुवाई कर रहे थे लोग, उन लोगों ने, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश से अगुवाई करने वाले लोगों ने विधानसभा का 2022 का चुनाव था, उससे पहले पूरे देश के आंदोलन को हटवा दिया था, ठीक, कि जो है एमएसपी मिल जाएगा, शहीदों को श्रद्धांजलि मिलेगी, 700 किसानों को जो शहादत हुई है उनको सम्मान मिलेगा, उनके परिवार को काम रोजगार मिलेगा। ये झूठ बोल करके हटा दिया। और पूरे उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जब मैं लड़ रही थी, किसी भी एक उत्तर प्रदेश के किसान नेता ने भाजपा के खिलाफ में एक भी पंचायत नहीं की, योगी जी के खिलाफ में एक भी पंचायत नहीं की, उनकी नीतियों के खिलाफ में एक भी पंचायत नहीं की। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप किसानों के साथ में हैं, एक तरफ आप उनकी नीतियों के खिलाफ एक भी पंचायत नहीं कर रहे हैं चुनाव में। तो फिर इस दोगलेपन ने भी उन 700 किसानों की जो शहादत हुई है, इसको और उनके जो अधिकार मिलने चाहिए उसको दबा करके रखा है। आज के दौर में जिस तरीके की राजनीति हो रही है, उसमें हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठाया जाता है। लगातार आप देख रहे हैं कहीं संभल में मस्जिदों की खुदाई जारी है या कहीं पर। तो पूरे देश के अंदर ये जो सांप्रदायिक बिगाड़ने की राजनीति है, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, मैं इसको वोट की राजनीति में कहूँगी। और रही बात ये कि अगर कहीं कोर्ट का आदेश हुआ है, कोई कोर्ट का अधिकार आप देता है कोर्ट कि यहाँ जांच होनी चाहिए, यहाँ पड़ताल होनी चाहिए, तो उसको शांतिपूर्वक करना चाहिए। लेकिन उसी बीच में बहराइच में एक गोपाल मिश्रा की हत्या हो जाती है, उसी बीच में संभल में इतनी आगजनी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो वोट की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये वो कर रहे हैं। आप उन पे जो ध्यान दे करके, आप कोर्ट इसमें क्यों नहीं फैसला लेता? कोर्ट क्यों नहीं इस चीज़ को कहता, सुप्रीम कोर्ट, कि कोई भी राजनीतिक पार्टी धर्म का मुद्दा ना उठाएगी, कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं करेगी। और बाकी अगर करते हैं तो देखिए, ये हमारे देश की वर्ण व्यवस्था है, जिसमें एक कॉलम भी आता है कि अगर आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उसको हम कोई पेपर देने जाते हैं, कोई एग्जाम करने जाते हैं, तो हम उसमें भरते हैं। ये वर्ण व्यवस्था है, ये चलती रहेगी। लेकिन जब कोई बात हिंदू मुस्लिम के बयान कोई नेता देता है, तो आप क्यों नहीं उनको रोक लगाते हैं? क्यों नहीं आप उनकी पार्टी को चेतावनी देते हैं? क्या आप पूनम पंडित जो जाति व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था है, उसमें विश्वास करती हैं? देखिए, जो वर्ण व्यवस्था है वो सदियों से चली आ रही है। मैं सबसे पहले अगर विश्वास करती हूँ तो वो कर्म में विश्वास करती हूँ। लेकिन वर्ण व्यवस्था हमारे देश में है, तो हमें उसको भी मानना है, हम उसको भी मानते हैं। हम मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करती हूँ, तो जहाँ ब्राह्मणों की बात आएगी मैं उनकी बात भी उठाऊंगी। जहाँ दबे हुए पीड़ित वंचित लोगों की बात आएगी, क्योंकि देश गवाह है, देश का मीडिया वो गवाह है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है या जिन्होंने नहीं किया है। मैंने आपको हाथरस के अंदर लड़ते हुए देखा है, उस दलित बेटी के मैं लिए। वहीं पे आ रही हूँ। अगर मैंने किसी दलित बेटी की बात उठाई है, आवाज उठाई है, जिसका बलात्कार हो जाता है, या मैं अगर बात करूँ गुजरात की बिल्किस बानो की, मैं बात करूँ मनीषा वाल्मीकि, मैं बात करूँ लखीमपुर की बेटी की, या मैं बात करूँ देश के किसानों की, या मैं बात करूँ नौजवानों की जो यूपीएससी के लिए डंडे खा रहे थे, तो वो मैंने ये देख करके लड़ाई नहीं लड़ी कि मैं ब्राह्मण समाज से हूँ तो ये भी ब्राह्मण है। नहीं, मैंने देश की बेटी की आवाज देश की बेटी समझ के उठाई है, किसानों की आवाज देश का किसान अन्नदाता समझ के उठाई है। दर्शकों को एक बात बता दूं कि जब हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, तो हिंदू मुस्लिम के बीच जो सौहार्द की बात है, वाजिद खान कोच रहे हैं पूनम पंडित जी के, उनके बारे में थोड़ा आप बताएं किस तरीके की। देखिए, वाजिद जो है वो मेरा शूटिंग के जूनियर कोच रहे हैं, और मैं राइफल एसोसिएशन झोड़ी में प्रैक्टिस करती थी। तो वहाँ पर हमारे बड़े सीनियर कोच जो थे डॉक्टर राजपाल, जिन्होंने बड़े बड़े भारत के लिए बड़े बड़े इंटरनेशनल और इस तरीके के प्लेयर दिए हैं। और हमारी जो चंद्रो दादी थी, वो हमारी कोच थी सीनियर। अच्छा, वो आपकी कोच रही हैं? जी, सीनियर दादी चंद्रो। तो वाजिद खान जो है वो, और नीतू शोरान, वो साईं की कोच थी, लेकिन सभी बच्चों को अपना कर्तव्य और धर्म समझ करके सभी बच्चों को शूटिंग सिखाती थी। साई की वो कोच थी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। और जबकि जो प्राइवेट उसमें बच्चे सीखते थे, तो उनका जिम्मेदारी भी नहीं था कि वो उनको सिखाए, लेकिन फिर भी सभी को वो शूटिंग सिखाती थी। उसी में हमारे जूनियर कोच वाजिद खान जो है वो रहे हैं, बड़े मेहनती हैं, बहुत सपोर्ट रहा, बड़ा संघर्षशील मेरा भाई है। मुझे आज भी याद है, जब मैं नेशनल खेलने के लिए, मावलंकर खेलने के लिए अहमदाबाद में जब 2014 में गई थी, तो मैं कभी अकेली नहीं जाती थी उस दौरान। या तो मेरी कोच नीतू जी जाती थी, नीतू शौरान जी, और या फिर वाजिद भाई जाते थे।
तो अपने भाई की, सगे भाई की शादी छोड़ करके वो हम्म। मुझे शूटिंग का मैच कराने के लिए गए थे। और बड़े-बड़े लोग, मेरा भाई जो है वो पैर से अपाहिज हैं जी। और बड़े-बड़े लोग बोलते थे कि ये इनके कोच हैं, ये इनके कोच हैं, तो उनके लिए हम लोग लड़ जाते हैं। वो संघर्षशील एक, मतलब ईमानदारी की मैं अगर मिसाल कहूँ, और एक अच्छा भाई किसे कहते हैं, अच्छा कोच किसे कहते हैं, सबसे बड़ी बात अच्छा इंसान किसे कहते हैं, तो वाजिद भाई को जोहड़ी में आप देख सकते हैं उस रूप में। बहुत बढ़िया जी।